ये बात हर कोई जानता है कि ये दुनिया झूठ से भरी है। असल में यहाँ बहुत सारे ऐसे सो कॉल्ड फैक्ट्स हैं जिस पर लगभग हर कोई यकीन करता है, चाहे प्राचीन इतिहास की कहानियां हो या मानव शरीर की कोई भी बात हो। और आज मैं इस तरह के बहुत सारे झूठों का भंडाफोड़ करने वाला हूँ। कैनाइन इत्तेफाक। जब भी आप भेड़ियों के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? शायद एक फुल मून। समय आ गया है कि हम उस इमेज पर फिर से विचार करें, क्योंकि भेड़िए चांद को देखकर बिल्कुल भी आउल नहीं करते। मेरी बात पर ध्यान दें। रात के वक्त भेड़िए एक दूसरे से बात करने के लिए जोर जोर से आवाज निकालते हैं और कभी कभी चांद पूरा रहता है, लेकिन उन्हें अपनी पूरी ऊर्जा चांद पर खत्म करने का कोई शौक नहीं है। असल में भेड़िए ज्यादातर पूरी तरह से अंधेरे में ही चीखते हैं, बस हम उन्हें ऐसा करते देख नहीं सकते। भेड़ियों का चांद को देखकर हाउल करने वाले आइडिया के पीछे दो कारण हो सकते हैं। पहला तो ये कि चांदनी रातों में चीखें ज्यादा आसानी से सुनी जा सकती हैं, क्योंकि ये मूल रूप से बिना हवा की होती हैं। दूसरा, हमारे पूर्वज आमतौर पर पूर्णिमा होने पर ज्यादा बाहर निकलते थे, क्योंकि वे चांदनी में बेहतर तरीके से नेविगेट कर सकते थे और यही वो समय था जब वे रास्ते में भेड़ियों को देखते थे। रूड अवेकनिंग। ये हम सभी ने पहले भी सुना है कि हमें किसी नींद में चल रहे इंसान को नहीं जगाना चाहिए, लेकिन आप ये बिल्कुल कर सकते हैं। जी हाँ, इस बात का कोई भी साइंटिफिक या मेडिकल सबूत नहीं है कि अगर आप नींद में चल रहे अपने भाई को हल्के से झकझोर देंगे तो उसको हार्ट अटैक आ जाएगा और वो वहीं पर गिर कर मर जाएगा। बेशक आधी नींद में अपने दांतों को ब्रश करते हुए या सुबह 3 बजे बाथटब में जाने की कोशिश करते हुए अचानक जगा दिए जाने से कोई भी डर सकता है, इसलिए ऐसा करना शायद सबसे अच्छी बात नहीं है। स्लीप एक्सपर्ट असल में एक स्लीप वॉकर को पूरी तरह से जगाए बिना बिस्तर की तरफ धीरे से ले जाने की कोशिश की सलाह देते हैं। इसे भेड़ हकालने की तरह समझें, बस फर्क यही है कि ये आपकी दादी है अपने फेवरेट नाइट गाउन में। ब्रेन साइड्स। याद है आर्ट क्लास की वो लड़की जिसकी पेंटिंग कमाल की होती थी, जबकि आपके पोर्ट्रेट किसी पिघलते हुए वैक्स वर्क की तरह दिखाई देते थे? तब आपने शायद इस बात को ये सोचकर टाल दिया होगा कि वो लड़की आपसे ज्यादा राइट ब्रेन है। इसी तरह जो लोग मैथ्स या साइंस में अच्छे होते हैं उनके ब्रेन के लेफ्ट साइड को ज्यादा स्ट्रांग माना जाता है, मगर ऐसा नहीं है। हाँ, ये सच है कि हमारे ब्रेन के 2 हेमिस्फीयर होते हैं जो रोजमर्रा के अलग अलग फंक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मगर ये कहना कि इंसान किसी काम को ज्यादा अच्छे से इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके ब्रेन का एक साइड ज्यादा डोमिनेंट है, बिल्कुल नॉनसेंस होगा। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि साल 2013 में न्यूरो साइंटिस्ट की एक टीम ने 7 से 29 साल की उम्र वाले 1000 लोगों के ब्रेन को एनालाइज किया और ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला जो कि एक हेमिस्फीयर के डोमिनेंट होने वाले क्लेम को सपोर्ट करे। दरअसल दोनों ही हेमिस्फीयर एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल यिन यांग की तरह। यानी दिमाग इस्तेमाल करने के मामले में सभी इंसान काफी हद तक एम्बिडेक्ट्रस होते हैं। सेकंड मेमोरी। जिन्होंने भी बचपन में गोल्ड फिश को पालतू मछली की तरह रखा है उन्हें एक बात तो अच्छे से मालूम होगी कि गोल्ड फिश कुछ खास इंटरेस्टिंग जंतु नहीं होते हैं, और आपने शायद गोल्ड फिश की याददाश्त जैसी कहावत का भी इस्तेमाल किया होगा, क्योंकि उनका दिमाग छलनी की तरह होता है। लोग अक्सर कहते हैं कि गोल्ड फिश की याददाश्त सिर्फ 3 सेकेंड्स की होती है, लेकिन असल में उनकी ब्रेन पावर उससे कहीं ज्यादा है जितना कि हम इंसान समझते हैं। अलग अलग प्रयोगों ने यह असल में साबित कर दिया है कि गोल्ड फिश में 5 महीने तक की मेमोरी हो सकती है। 2009 में इजराइल में रिसर्चर्स ने लाउड स्पीकर के जरिए बजने वाले साउंड को उनके खाने के समय के साथ जोड़ने के लिए इन नन्ही मछलियों को 1 महीने ट्रेनिंग दी। 5 महीने तक उन्होंने ऐसे ही छोड़ दिया और उसके बाद साउंड फिर से बजाया और निश्चित रूप से वो सुनते ही मछली खाने के लिए लौट आई। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी प्यारी गोल्ड फिश अपने मर्तबान के हर एक चक्कर के बाद दुनिया को पहली बार नहीं देख रही होती। टोमेट नो केचप। अगली बार जब आप अपने पसंदीदा केचप को देखें तो इस पर जरूर विचार करें। आपका पसंदीदा केचप का मूल रूप से टमाटर से कोई लेना देना नहीं था। 7वीं शताब्दी में केचप जैसी कोई भी चीज नहीं थी। हालांकि एशिया में बहुत से यूरोपीय घुसपैठ करके लूटपाट कर रहे थे और खाने पीने की सभी चीजों को परख रहे थे। जब ब्रिटिश आक्रमणकारी साउथ एशिया से अपने घर वापस लौटे तो उनके दिलों में सॉस की बोतल के आकार का एक बड़ा छेद था। ये था 7 समुंदर पार मौजूद केचप मेमोरी या केटसियप, जैसा कि विदेशों में ये जाना जाता था। ये अलग तरह का स्वादिष्ट मसाला कुछ फर्मेंटेड फिश सॉस की तरह ही था, पर कोई ये याद नहीं कर सका कि आखिर इसमें क्या शामिल था। कुछ समय के लिए केचप जैसा कुछ बनाने की कोशिशों में अखरोट, मशरूम, मछली, नमकीन, लहसुन, एनकोवी और किडनी बीन्स जैसी अजीब सामग्री का एक पूरा कॉकटेल बनाया गया था।
टमाटर को इस मिक्सचर में डालने की बात साल 1801 में सैंडी एडिसन की रेसिपी बुक में की गई। अब बस यही रह गया था कि इसके नाम की धज्जियां उड़ाई जाएं और हिंस का इंतजार किया जाए। इस मिलावटी सॉस का उत्पादन 1869 में बड़े पैमाने पर शुरू करें और बस केचप पैदा हो गया। हेरी हॉग्स। आपने अपने जीवन में कभी ना कभी ये तो सुना होगा कि अनचाहे शरीर या चेहरे के बालों को शेव करने से ये 10 गुना मोटे हो जाएंगे, लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों का कहना है जो आपकी पहली डेट को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। शेविंग का बालों के दोबारा उगने की मोटाई, रंग या स्पीड पर कोई रियल इफेक्ट नहीं पड़ता है। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है अगले दिन कि आपने अपनी बगल में बालों के उस अनचाहे पैच को शेव करने का निर्णय लेकर एक बड़ी गलती की है, लेकिन असल में घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बालों के वापस बढ़ते ही ज्यादा घने दिखाई देने का कारण ये हो सकता है कि शेव करने से बालों की नोक बोठी हो जाती है, जो खुरदरी महसूस होती है और बाल शुरू में मोटा या गहरा दिख सकता है। अगर हर बार शेविंग करने के बाद आपके बाल बहुत तेजी से बढ़ जाते हैं तो आप एक वेयरवुल्फ भी हो सकते हैं। नेल्ड इट। जब बढ़ने की बात चली रही है तो नाखूनों पर आते हैं। आपकी उंगलियों के सभी नाखून एक समान नहीं बढ़ते हैं। अगर आपने कभी गौर किया है कि एक ही समय में सभी नाखूनों को काटने के बावजूद कुछ नाखून दूसरों की तुलना में जल्दी बढ़ जाते हैं, तो आप शायद ये पहले से ही जानते होंगे कि हर नाखून अपनी स्पीड से बढ़ता है और इंडेक्स या मिडिल फिंगर जैसी लंबी उंगलियों के नाखून आपके अंगूठे की तुलना में कहीं अधिक तेजी से बढ़ते हैं और इसी वजह से आपके पैरों के नाखून आपके हाथों के नाखूनों की तुलना में 3 गुना धीमी स्पीड से बढ़ते हैं। तो आप इन्हें काटने में थोड़ी देर और रुक सकते हैं। हालांकि ज्यादा देर करेंगे तो आप द ग्रफेलो की तरह दिखाई देंगे। वैज्ञानिक मानते हैं कि खून का बहाव नाखूनों के बढ़ने को प्रभावित करता है, इसलिए आप ये भी देख सकते हैं कि आपके डोमिनेंट हाथ के नाखूनों को ज्यादा बार ट्रिमिंग की जरूरत होती है। किलर सिक्के। कल्पना कीजिए कि आप अभी अभी एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की छत पर चढ़े हैं। जब आप नीचे के लोगों को छोटी छोटी चींटियों की तरह इधर उधर भागते हुए देखते हैं, तब आप अपना बटुआ निकालते हैं और सोचते हैं कि अगर मैंने अभी एक सिक्का गिराया तो क्या ये किसी को मार देगा। आपके इस बेबुनियाद डर के बुलबुले को फोड़ने के लिए सॉरी, पर नहीं, ये नहीं मारेगा। लोग चाहे कुछ भी कहें, मगर एक सिक्का किसी की जान लेने के लिए बहुत छोटा, फ्लैट और हवा से काफी ज्यादा गिरा होता है। अगर उसे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग के टॉप से गिराया जाए तब भी आप देख सकते हैं कि जैसे ही पैसा गिरता है यह हवा के मॉलिक्यूल से टकराता है, जिसकी वजह से ड्रैग फोर्स नाम का एक फोर्स पैदा होता है जो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम करता है और इसके एक्सेलरेशन को धीमा कर देता है। जब दोनों फोर्स बैलेंस हो जाते हैं तो सिक्का टर्मिनल वेलोसिटी की स्पीड पर आ जाता है और ये फिर बेसिकली एक पत्ते की तरह जमीन पर लहराता हुआ गिर जाता है। अगर ये किसी के सिर पर गिरता है तो बस एक हल्की सी चपत की तरह महसूस होता है। मनोचिकित्सक लुई ब्लूमफील्ड से पूछें, 2012 में उन्होंने गगनचुंबी इमारत से गिरने वाले एक सिक्के के प्रभाव को दोहराने के लिए एक तैरते हुए हीलियम गुब्बारे से गिरते सिक्कों को अपने सिर पर झेला। उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल भी चोट नहीं पहुंचाते हैं। मिडनाइट मंच। इस फैक्ट से भयानक और कुछ भी नहीं कि हर साल एक औसत व्यक्ति अपनी नींद में 8 मकड़ियों को चबा जाता है। ये कथन ना सिर्फ गलत है बल्कि ये पूरी तरह से झूठ के एक जाल पर बुना हुआ है। सबसे पहले थोड़ी लॉजिकल रीजनिंग लगाएंगे तो पता चलेगा कि मकड़ियों को घूमते फिरते किसी भी इंसान के मुंह में घुसने का शौक नहीं है। ज्यादातर लोग तो अपना मुंह खोल के सोते भी नहीं है, और अगर वो ऐसा करते भी हैं तो मकड़ियां शायद ही एक गीली और हवादार गुफा में अपना घर बनाना पसंद करेंगी। हम इंसान सोते समय भी इतने हिलते डुलते हैं कि कोई भी छोटी सी हलचल एक छोटी मकड़ी के लिए भूकंप की तरह होगी। तो इस मिथ्या की उत्पत्ति कहां से हुई? ज्यादातर सोर्स जर्नलिस्ट लीसा बिरगिट होल्स के द्वारा 1993 में प्रकाशित एक आर्टिकल का उल्लेख करते हैं, जिन्होंने अर्बन लेजेंड की सूची में इस फैक्ट्स का उल्लेख किया था। लोगों ने उस आर्टिकल को सच समझकर फैलाना शुरू कर दिया। हालांकि होल्स ने साफ साफ कहा कि ये सिर्फ मेरा एक मिथ है और बस इसके बाद आपको पता है क्या हुआ। इतना ही नहीं, आप चाहे कितना भी रिसर्च कर लें, ना तो आपको ये आर्टिकल कहीं मिलेगा और ना ही इसके ऑथर का नाम। इनफैक्ट लीसा बिरगिट होल्स नाम के अक्षरों को घुमाएंगे तो आपको मिलेगा दिस इज अ बिग ट्रोल। है ना मजेदार? सीइंग रेड। ये एक जानी पहचानी तस्वीर है। एक मैटाडोर अपनी रेड कैप लहराता है और इससे पहले आपको समझ पाए उस होस्सेल बैल के कानों से धुआं निकलने लगता है और वो अटैक के लिए तैयार है। इसमें इतनी नफरत क्यों है? क्या सभी सांडों को लाल रंग से चिढ़ होती है? इसके बिल्कुल उल्टा, असल में वे इसे देख भी नहीं सकते क्योंकि उनके रेटिना में हम इंसानों की तरह आवश्यक लाल कोन नहीं होता। उनके गुस्से की वजह बस ये है कि बार बार कोई उनके चेहरे पर कपड़े का एक टुकड़ा लहरा रहा है, जो कि अगर आप मुझसे पूछें तो किसी को भी इरिटेट करने के लिए काफी है। फिर भी ये सवाल बना रहता है कि लाल ही क्यों? पारंपरिक तौर पर कैप का यूज मैटाडोर्स तलवार को छिपाने के लिए किया करते थे। वे इसे गुस्से से अटैक मारते हुए सांड के अंदर घोंप देते थे।
लाल रंग को इसलिए चुना क्योंकि ये निकलने वाले खून के धब्बों को छिपाने के लिए सबसे अच्छा रंग था और शायद ड्राई क्लीनिंग के खर्चे को बचाने के लिए भी। मंकी टू मैन, इवोल्यूशन। यह गजब की बात है कि कैसे चिंपैंजीज धीरे धीरे खड़े होने लगे और फिर कई सारे होमिनिड रूपों से गुजरते हुए आज के इंसानी रूप में पहुंच गए जिसे हम जानते हैं। लेकिन गजब की बात तो तब होती जब ये पूरा सच होता। मुझे मालूम है कि आप क्या सोच रहे हैं, मगर डार्विन ने तो ऐसा ही बोला था। ये सच है कि डार्विन ने हमारे प्राइमेट्स के करीबी संबंधों को एक्सप्लेन किया है अपनी क्रांतिकारी बुक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में, मगर उन्होंने कभी ऐसा क्लेम नहीं किया कि हम पेड़ों पर रहने वाले इन जीवों के डायरेक्ट वंशज हैं। डार्विन ने शायद ऐसा लाइन से बढ़ता हुआ क्रम प्रस्तावित ना किया हो, मगर उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि प्राइमेट्स और इंसान दोनों ही लाखों साल पहले रहने वाले एक ऐप जैसे पूर्वज से डिसेंड हुए और उसके बाद वे दो अलग अलग प्रजातियों में विकसित हो गए। बेशक इस हद से ज्यादा सिंपल बनाई हुई बंदर से इंसान बनने वाली थियरी के बिना सस्ते बम्पर स्टिकर, टी शर्ट और मीम्स में मजा नहीं रह जाएगा। टूपी और नो टूपी। अगर आपको वेकेशन के दौरान जेलीफिश ने डंक मारा है तो हर कोई जानता है कि उस वक्त सिर्फ एक ही काम करना है, अपने पैंट के जिप को खोलना है और डंक मारी हुई जगह पर पेशाब करना है। बदकिस्मती से 2017 के एक रिसर्च से पता चला है कि ऐसी उटपटांग हरकत से कुछ भी नहीं होगा, बस बीच पर मौजूद सब लोग आपको देखने लग जाएंगे। इनफैक्ट इससे आपका घाव और बिगड़ जाएगा। जेलीफिश के टेंटिकल्स में नेमाटोसिस्ट नाम की चीज होती है जिसके अंदर लाखों छोटे छोटे कांटे होते हैं। ये आपकी स्किन में डंक छोड़ देते हैं जिनमें से जहर निकलने लग जाता है। आम धारणा के विपरीत पेशाब इतना पतला होता है कि टेंटिकल्स को ठीक से हटाने में इसका कोई असर नहीं होता और बाद में उन्हें खुरचने की कोशिश करने से वे और अधिक अंदर घुस सकते हैं। इन सब मुसीबत और निराशा में सिर्फ एक ही चीज काम आती है और वो है विनेगर। ये एकदम कंसंट्रेटेड लिक्विड ही एकमात्र ऐसी चीज है जो कि जेली के नेमाटोसिस्ट को डीएक्टिवेट करने में कारगर सिद्ध होती है ताकि आप सुरक्षित रूप से टेंटिकल्स को निकाल सकें। बस अगली बार समुद्र तट जाने के लिए बैग पैक करते समय ध्यान रखिएगा कि रखना क्या है। पिरामिड्स किसने बनाए? अगर आप अपने दिमाग को थोड़ा पीछे ले जाकर गीजा के महान पिरामिडों के निर्माण के बारे में सोचेंगे जो कि 2530 ईसा पूर्व में बने थे तो आपके दिमाग में शायद कड़ी धूप में बिना थके काम करते हुए उन गुलामों की तस्वीर आएगी जो अपनी क्षमता से ज्यादा वजन के पत्थर अपनी पीठ पर ढो रहे हैं। मिस्र के विशेषज्ञों के अनुसार इस छवि को हॉलीवुड फिल्मों द्वारा गलत तरीके से प्रचारित किया गया और ऐतिहासिक रूप से बिल्कुल भी सही नहीं है। 1990 में एक पर्यटक को उन मजदूरों की अच्छी तरह से प्रिजर्व की हुई कब्र मिली जिन्होंने इन महान स्मारकों के निर्माण प्रोजेक्ट में कड़ी मेहनत की थी। आर्कियोलॉजिकल एनालिसिस से पता चलता है कि मिस्र के उत्तर और दक्षिण के लगभग 10,000 गरीब मजदूर फिरौन के प्रति अपनी वफादारी होने के कारण काम करने के लिए इकट्ठा हुए। हालांकि वे स्वतंत्र लोग थे, फिर भी काम बहुत ही मुश्किल था और एक पिरामिड को पूरा करने में लगभग 30 साल लग गए। फैक्ट यह है कि निर्माण के दौरान मरने वालों को फिरौन के पवित्र पिरामिडों के ठीक पास ही कब्रों में दफनाया गया था। ये साबित करता है कि उन मजदूरों को सम्मान से देखा जाता था। फॉल्स फॉरबिडन फ्रूट। ये जानकर आप जरूर चौंक उठेंगे कि जिस वर्जित फल को खाने की वजह से एडम और ईव को हमेशा के लिए गार्डन ऑफ ईडन से निकाल दिया गया था वो असल में सेब नहीं है। बाइबल में कहीं भी इस फॉरबिडन फ्रूट का नाम आधिकारिक तौर पर मेंशन नहीं है। तो आखिरकार इस बेचारे से सेब पर पूरी इंसानियत के ऊपर दुख और मौत लाने का आरोप कैसे पड़ा? शॉर्ट में कहें तो एक पुराना लैटिन भाषा का मजाक है। 4वीं शताब्दी में जब बाइबल को हिब्रू भाषा से लैटिन में ट्रांसलेट किया जा रहा था तब मली शब्द जिसका मतलब शैतानी होता है उसका इस्तेमाल अच्छाई और बुराई के पेड़ को डिस्क्राइब करने के लिए किया गया था। ये काफी हद तक माला या मालम शब्द से मिलता जुलता है जिसका मतलब सेब होता है, मगर ओरिजिनल स्क्रिप्चर में ये दोनों शब्द आसपास भी नहीं है। जेनेसिस 2:17 में ईवल के लिए राह शब्द का उपयोग हुआ है और जबकि सेब के लिए 25:11 और सॉन्ग ऑफ सोलोमन 2.3 में टैबू वॉच शब्द का उपयोग किया गया है। इसका मतलब हो सकता है कि उस सांप ने एवोकाडो या अनार या शायद अंजीर भी ऑफर किया हो। ये तो आज के युग में कहानी में बड़ा ट्विस्ट हो जाएगा भाई। तो आप इनमें से किस झूठ का शिकार बने हैं? मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।